हेलो गाइस, ये महेश बर्णवाल हिस्ट्री की पुस्तक है और आज के क्लास में हम देखेंगे अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम होगा ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। चलिए शुरू करते हैं। ईरानी आक्रमण के बारे में बोला जा रहा है कि जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे ना, उसी समय ईरान में कौन शासक था? तो हकमनी शासक था। यह भी क्या कर रहा था? अपने राज का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था ना? तो दारा प्रथम किया था, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, दारा बहु के नाम से जाना जाता है। दारा बहु के नाम से जाना जाता है। इसी ने प्राप्त किया, जो साइरस का क्या था ना, उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं। इन तीनों में से पहला का नाम है बेहिस्तून अभिलेख, दूसरा का नाम है पारसीपोलिस अभिलेख और तीसरा का नाम है नक्शे रुस्तम अभिलेख। तो यह तीनों से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंध नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग पर क्या किया था ना, अधिकार किया था। दारा प्रथम उसने पंजाब सिंध नदी के पश्चिमी तट के क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो देखिएगा, पंजाब का और सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्रों के और साथ ही साथ सिंध के कुछ क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। यह क्षेत्र फारस, जिसको ईरान भी बोला जाता है, फारस का 20वां प्रांत या फिर क्षत्रपी बना। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। भारतीय क्षत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पंजाब के सिंधु नदी के पश्चिमी भाग शामिल थे। तो यह है ईरान से संपर्क। जब ईरान से संपर्क हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला? तो देखिएगा, ईरानी लिपिकार, जिसको कातिब कहा जाता है, कातिब, यह भारत में लेखन का एक विशेष रूप ले आए, जो आगे चलकर खगोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इस दिशा में लिखी जाती थी, इस दिशा में। आगे बोला जा रहा है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले हैं, जिससे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित है। अशोक के राज्यादेश, मतलब राज का आदेश के प्रस्तावना तथा उसमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना और उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों ने भारत के अपार संपत्ति की जानकारी मिली। मतलब ईरानियों की सहायता से यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली। उसके बाद देखिए, आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का राज, तो जैसे तक्षशिला, इसके बाद यहाँ पर शूद्रक, और उसके बाद क्या था, पटलेश। तो ये सभी भारत के राज थे, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, जो पंजाब और सिंध क्षेत्र था, इसमें 28 स्वतंत्र राज थे। तो ईरानी आक्रमण हो गया। अब यहाँ पर हम यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे, जो सिकंदर के समय हो रहा है। तो सिकंदर है या मेसिडोनिया के क्षत्रप, जिसका नाम क्या है, फिलिप सेकेंड का पुत्र था। और सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए क्या था ना, आसान था। जो सिकंदर था, यह यूनान के राज मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता के मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और उसने काबुल एवं सिंध के मध्य क्या किया ना, सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। काबुल और सिंध के मध्य सिकंदर का गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु, जिसका टाइम पीरियड रह रहा है 384 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व, ये अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, जो प्लेटो के शिष्य थे और उसका जन्म है ना
एस्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है, मतलब पुस्तक लिखा है। अब देखिए बोला जा रहा है कि सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर अर्थात तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वो भारत की ओर बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सिकंदर के बारे में बताया जा रहा है कि सब सिकंदर के कालीन यूनानी लेखक है, जिसमें से एक का नाम है अरिस्टोबुलस और दूसरा का नाम है ओनेक्रिटस और तीसरा का नाम है निरियाकस। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे देखिए सिकंदर का आक्रमण के बारे में जानना है तो सिकंदर का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत यहाँ पर है कि इसका जन्म हो रहा है 356 ईसा पूर्व में। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, एक मकदूनिया का शासक था। 20 वर्ष के उम्र में यह 336 में राजा बनता है। ईरान युद्ध में यह व्यस्त रहता है 336 से लेकर 330 तक। भारत पर विजय का अभियान करता है 326 में भारत से स्वदेश प्रस्थान मतलब अपने देश लौटता है 325 में। भारत में 19 महीना रहता है और इसकी मृत्यु 323 में बेबीलोन में हो जाती है 32 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद बोला जा रहा है कि इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस तथा अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के मध्य संघर्ष हुआ। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, जिसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। अब देखिए सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण था उसकी धन प्राप्ति का लालसा। इसके बाद आगे देखिए ये सब है जैसे लेखक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है ना, तो ये सब हम नहीं कवर करेंगे, आप कवर करना होगा तो कर लेना। बोला जा रहा है सिकंदर है खैबर दर्रे से होकर भारत आया तथा उसने अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के जो राजा थे अम्भी उसी के बीच मतलब तक्षशिला के 2 राजा थे, एक अम्भी और एक पोरस के विरुद्ध युद्ध किया। तक्षशिला के राजा अम्भी और पोरस ये सुविख्यात राजा थे जिनका राज झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। झेलम और चिनाब नदी के मध्य वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रा पर कोई प्रतिरक्षा था। तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। अब देखिए बोला जा रहा है कि झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाइडे स्पीड अर्थात वित्सता आधुनिक झेलम पोरस और मतलब ये झेलम नदी है पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वित्सता का युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राज वापस लौटा दी तथा उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लैग निकाय और कंठ जातियों को पराजित किया। सिकंदर ब्यास नदी के सीमा तक पहुंचा था। वह पूरब की ओर बढ़ना चाहता था परंतु उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया या फिर साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी जो सैनिक थे या लड़ते लड़ते थक चुके थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। इसके बाद बोला जा रहा है कि यूनानी इतिहासकार एरियन लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन लोगों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है, मगध
पर नंद वंश का शासन था तथा उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा परंतु अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया, वह भारत में लगभग 19 महीने रहा। इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर 2 भागों में, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग में विभक्त हो गई। जल मार्ग का जो नेतृत्व किया यह निर्याकस था और स्थल मार्ग का जो नेतृत्व किया वह क्रेटेरस था। क्रेटेरस भारतीय भूभाग पर सिकंदर का अंतिम विजय पाटल राज के विरुद्ध थी। पाटल राज के विरुद्ध थी। बोला जा रहा है उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथ सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नए नगर बसाए, मतलब 2 नगर बसाए, जिसमें पहला नगर बुक्केफला, यह झेलम नदी के किनारे है, और दूसरा नगर का नाम है निकया नगर, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है, जिसे उसने पोरस पर विजय किया था उसी के स्मृति में बनवाया था। अब सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के बारे में देखें तो बोला जा रहा है कि इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुल गए। भारत में गंधार शैली की कला, जिसका विकास 2वीं शताब्दी में हुआ, वह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार का तत्कालीन सुविधा बढ़ी। आगे बोला जा रहा है कि आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उसमें झेलम के तट पर बुक्केफला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। इससे हमें भारत में हुए घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपने पुत्रियों को बेचने तथा पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अब है सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र। तो सिकंदर ने विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जैसे सिंधु तथा झेलम का भाग तो यह तक्षशिला के शासक अंभी को सौंप दिया। झेलम तथा ब्यास का भाग यह पोरस राजा को सौंप दिया। सिंधु के उत्तर एवं पश्चिम भाग है यह फिलिप को सौंप दिया, और सिंधु का जो निचला भाग है इसको पिथोन को सौंप दिया। आगे बोला जा रहा है कि सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रदूत था। कहाँ?
पश्चिमोत्तर भारत में। अब यहाँ पर कुछ पुस्तक है और सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण है। जैसे देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एस्काइलेक्स, तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का लेखक है। हेकेटियस मिलेटस, ये है 5 से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। इन्होंने क्या लिखा है? जियोग्राफिक पुस्तक लिखा है। हेरोडोटस है, ये 484 से 431 ईसा पूर्व का है। इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और कैसियस है, यह 616 से 398 ईसा पूर्व, मतलब 5वीं शताब्दी के हैं। इनका पुस्तक का नाम है इंडिका और पारसिक। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त होती है। अगला चैप्टर है मौर्य युग।